सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को नेहा शर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। नेहा, देखो आज हम है ना एक कुछ ऐसे पुराने उन ख्यालों में चले जाएंगे या पुरानी बातों में चले जाएंगे ना, जिनसे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है ना। एक समय था ना, देखो ट्रांसपोर्टेशन के यानी आवागमन के जो साधन है, अब तो बहुत सारे साधन है। घर से बाहर निकलो, रिक्शा में बैठो, कहीं से कहीं चले जाओ, ट्रेन है, हवाई जहाज है, बहुत सारी सुविधाएं हैं अब यहाँ वहाँ जाने की। लेकिन एक समय था जब केवल बैलगाड़ी थी या फिर तांगा गाड़ी थी, बस ऐसे ही साधन थे जिससे हम यहाँ वहाँ आया जाया करते थे। तो उन बातों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है ना। हाँ बिल्कुल, इन बातों से तो हमारी यादें जुड़ी ही हैं। और ये सारी यादें हमारे जो साथी हैं वो दिन याद करो के अंतर्गत हमसे साझा करेंगे। कर भी रहे हैं बल्कि। बिल्कुल। और एक जिम्मेदारी वाला काम जो है वो भी हमें करना है, वो है मतदान का। कि जब मौका आए, जब वो दिन आए, तो आपको मतदान करने के लिए जरूर जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए उस विषय पर हम बात करेंगे। बिल्कुल। और घूमने क्यों जाना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम लेकर चलेंगे आज पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी। आज हम आपको घुमाने ले जाएंगे। और क्योंकि शादी का मौसम आ गया है, तो शादियों में किस तरह से आप तैयार होकर जा सकते हैं। अगर आपके घर ही शादी है या आप किसी के घर शादी में जाना चाहते हैं, तो किस तरह का आपका परिधान हो, इस पर हम बात करेंगे। वैसे नेहा, पहनावे को लेकर तो सबकी अपनी राय होती है, अपने विचार होते हैं, अपनी इच्छाएं होती है और उनकी पसंद भी होती है। लेकिन फिर भी किन किन छोटी मोटी कुछ बातों का ध्यान रख करके हम इस जो इवेंट होता है ना, शादी का इवेंट, इसको और भी मजेदार बना सकते हैं। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम मतदान की। बिल्कुल। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर व्यक्ति का अपना महत्व है, क्योंकि हर नागरिक को मतदान का एक अधिकार मिलता है, जिसका प्रयोग करके वो देश में बदलाव ला सकता है। और अगर बात करें मतदाता की न्यूनतम आयु की, तो 18 वर्ष की ये आयु है। समय समय पर नए मतदाताओं की गणना भी होती है। तो और अपना नाम अगर आपको इसमें शामिल करना है, तो मतदाता पत्र आप बनवा सकते हैं। बहुत ही आसान है। हाँ, बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मतदान करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि आपका एक मत भी बहुत कुछ बदल सकता है। और ये बहुत सच बात है कि हमारे एक मत का भी बहुत महत्व होता है। कई बार कुछ ही मतों के अंतर से बड़े बदलाव हो जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हर मतदाता अपने इस अधिकार को पहचाने और इससे जुड़े कर्तव्य का निर्वहन करे। वो बिल्कुल। और बहुत से लोग मतदान के लिए इसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि एक लंबी लाइन में कौन खड़ा रहेगा वहां जाकर। और लेकिन अगर हम बात करें हमारे बुजुर्गों की, तो बहुत बुजुर्ग भी होते हैं, तो भी वो जाते हैं, सहारा लेकर जाते हैं किसी तरह से, हम अक्सर देखते हैं। और उन्हें ये भी पता है क्योंकि कि देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरह का संघर्ष हुआ है और इसके बाद हमें ये लोकतंत्र प्राप्त हुआ है, हमें मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए वो इसकी अहमियत समझते हैं और इसे बनाए रखने को केवल एक छुट्टी का दिन ना समझे कि हाँ बस आज छुट्टी है, हम घर पर आ रहा। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें निभाना है। और अब आप लगातार घर शहर बदलते हैं, तो भी आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करवाना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग हैं जिनके काम कुछ इस तरह के होते हैं, यानी जो प्रोफाइल कुछ ऐसा होता है कि ट्रांसफर होते रहते हैं उनके। तो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे शहर में जाकर के आपको चुपचाप बैठना है। वहां जाकर के भी ये अपनी जिम्मेदारी को आपको पूरा निभाना है कि आप नया अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएं। और आपको सिर्फ इसके लिए एक फॉर्म भरना है। यानी कि बहुत कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया भी नहीं है ये। एक फॉर्म भर के आप ये काम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये काम ऑनलाइन भी होता है, तो आप कर सकते हैं। और जहाँ आप सालों से नहीं रहते, यानी कि आपका जो जैसे नेटिव प्लेस है, जहाँ के आप रहने वाले अब है, तो वो आपकी जगह, लेकिन कई साल हो जाते हैं हम वहाँ जाते नहीं हैं, तो वहां से हमारा नाता छूट जाता है। तो जहां आप रह रहे हैं
वहां जाकर के आप जो है अपना निवास स्थान वहां जाके अपडेट करवाएं और नया फॉर्म भरें और अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। बिल्कुल, हमारे साथियों ने भी कुछ बातें इससे संबंधित भेजी है। हमारे एक साथी कहते हैं कि बहुत से लोग मतदान करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी आवश्यकता और इसे डालने के तरीके के बारे में जानकारी नहीं होती। यहीं पर मतदान जागरूकता काम आती है। मतदान जागरूकता का विचार लोगों को मतदान के महत्व को समझने में मदद करता है। मतदाताओं के लिए अपनी सरकार को नियंत्रित करने के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण तरीका है। मतदाताओं के लिए अपनी सरकार को नियंत्रित करने के लिए ये उन्होंने बताया, ये नागरिकों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर ये व्यक्त करने का एक तरीका है कि वे अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। इससे बेहतर शासन मिलेगा और हर कोई चाहता है एक ऐसा लोकतंत्र जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। हाँ, एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रत्येक मतदाता का मतदान देश के लिए आवश्यक है। अक्सर लोगों को ये सोचकर वोट नहीं डालते कि हमारा एक वोट डालने या ना डालने से किसी का क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन कई बार किसी राजनीतिक सत्ता की हार जीत एक वोट पर निर्धारित भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में मतदाता की आवश्यकता का ज्ञान महसूस होता है। और जैसे कि इससे पहले हमारे साथी का हम कह रहे थे कि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मतदान की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसके लिए आपको सिर्फ जहां आपका नाम है जिस लिस्ट में, जो भी आपका केंद्र है, मतदान केंद्र, वहां बस जाना है और वहां आपको पूरी तरह से सब चीजें बताने के लिए लोग मौजूद होते हैं। आमतौर पर शिक्षक होते हैं वहां जो आपको बताते हैं और कुछ कर्मचारी भी होते हैं जो आपको सारी चीजें बताते हैं। हाँ, और प्रक्रिया भी अब बहुत सरल हो गई है। हाँ, और नहीं मालूम है तो वहां जो जितने लोग उपस्थित हैं या जो वोट डालने आए उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है, तो बस पूछेंगे तो जरूर वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मतदान एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक क्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने नेता चुनने और सरकार का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पहलू के लिए मतदान कर्मियों की जागरूकता और उन्हें सही तरीके से मतदान करने के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, तो मतदान कीजिए जब भी आपको मौका मिले। बिल्कुल। एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे,
जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ मिले तो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। तो इस तरह से कड़ी कड़ी मिलकर एक एक मत से मिलाकर हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं। चलो अब ये तो जिम्मेदारी की बात हो गई, अब थोड़ा कहीं घूम आए। बिल्कुल, चलिए घूमने चलते हैं। पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी हम चलेंगे घूमने के लिए। तो पौंडीचेरी या पुदुचेरी दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। समुद्र के किनारे बसे इस प्रदेश के लिए ये भी कहा जाता है कि पुराणों में कथा के अनुसार इसे वेदपुरी के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ अगस्त्य ऋषि का निवास हुआ करता था। वहीं बात करें इसके नाम पुदुचेरी की तो साल 2006 में इसे ये नाम मिला। तमिल भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है नया गांव। और चेन्नई से 160 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और आमतौर पर अपने लुभावने पर्यटन स्थलों के कारण ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुदुचेरी में पहले पल्लव वंश का शासन रहा, उसके बाद दक्षिणी राजवंशों जैसे चोल, पांड्या, विजयनगर के राजा और मदुरै सल्तनत का भी शासन रहा। बाद में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी शासन भी यहाँ रहा और यही कारण है कि यहाँ पर आपको कई अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती हैं। हाँ, यानी इतनी तरह के लोग जब यहाँ आए तो सभ्यताएं बहुत सारी यहाँ आई, पनपी गई, तो इस वजह से। और यहाँ करीब 300 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन रहा और इसकी झलक इमारतों, गलियों, व्यंजनों आदि में आज भी मिलती है। पुदुचेरी देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ा हुआ है। इसका अपना हवाई अड्डा होने के कारण देश विदेश से सैलानी यहाँ आसानी से पहुंचते हैं। सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आप चेन्नई, बेंगलोर, कोयम्बटूर आदि शहरों से आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग विल्लुपुरम जंक्शन तक ले जाता है जो यहाँ का मुख्य स्टेशन है, यानी कि आसानी से आप पहुंच सकते हैं, कोई आपको कठिनाई यहाँ पहुंचने में नहीं होगी। बिल्कुल। और यहाँ घूमने के लिए आपको टैक्सी, शेयर्ड ऑटो गाड़ियों के साथ साथ आपको किराए में मिलने वाली साइकिल भी मिलती है, दोपहिया वाहन भी आप ले सकते हैं। तो और ये आसान हो जाता है वहाँ यात्रा करना। अगर आप अकेले गए हैं तो आप दोपहिया वाहन लेकर यात्रा कर सकते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अगर माना जाता है तो अक्टूबर से मार्च का समय माना जाता है, क्योंकि गर्मी उस समय कम होती है। इसके अलावा जब दूसरे मौसम होते हैं तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर्यटकों की भरमार तो 12 महीने होती है और यहाँ पर आपको फ्रांसीसी, इटालियन भोजन के साथ साथ दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय व्यंजन भी अच्छी तरह से मिल जाते हैं। हाँ, यानी खाने पीने की ऐसी विशेष कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपकी पसंद के बहुत सारे तरह के भोजन यहाँ मिलेंगे। और ये जो तुमने बताया ना कि दोपहिया वाहन, तो ये मैंने भी इसके बारे में सुना है कि आप किराए से वहाँ ले सकते हो और पूरा शहर घूम लीजिए, या जहाँ भी आपको घूमने जाना है तो सुबह से शाम तक घूम लीजिए उस दोपहिया वाहन से और फिर से आप उसे लौटा दीजिए। तो ये एक बड़ी अच्छी वहाँ सुविधा है। और चूंकि वहाँ खाली खाली रहता है इसलिए दोपहिया वाहन आपको चलाने में साइकिल या बाईसाइकिल या फिर जो बाइक होती है वो चलाने में आपको कोई दिक्कत भी वहाँ नहीं आएगी। अच्छा, अब पुदुचेरी आए हैं तो घूमने की कुछ जगहों के बारे में भी हम बता देते हैं कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है अरुलमिगु मनाकुला विनायगर मंदिर, जो कि यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। और ये गणेश मंदिर है जो भव्य और शांत है। इसके अलावा वरदराज पेरुमल मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। 3री शताब्दी में बना ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ की वास्तुकला आपको मोह लेगी इस मंदिर की। और ये गणेश मंदिर जिसकी बात हमने की, उसके पास में अरबिंदो आश्रम है जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी, कवि, विचारक अरबिंदो घोष की समाधि है। बेहद शांति का वातावरण होता है यहाँ। दूर दूर से लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं और 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं तो उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। और अरबिंदो घोष के जीवन से जुड़ी बातों को भी यहाँ जाकर आप आसानी से जान सकते हैं। बिल्कुल। इसके पास ही है पुदुचेरी संग्रहालय। यहाँ विस्तृत रूप से आप पुदुचेरी के इतिहास को समझ पाएंगे।
पाएंगे। साथ ही कांसे और पत्थरों से बनी मूर्तियों को देख सकते हैं। अरिका मेडू से खुदाई में मिली पल्लव और चोल शासन की मूर्तियों, बर्तनों आदि को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीजें यहाँ मौजूद है। चूंकि संग्रहालय तो वहाँ प्राचीन काल की जो भी चीजें वस्तुएं जो मिली है वो संग्रहित की गई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं वहां पर। और फ्रांसीसी सभ्यता का लंबा प्रभाव यहाँ होने के कारण आप यहाँ फ्रांसीसी वास्तुकला का अनुभव भी कर सकते हैं पौंडीचेरी में आप। और इसके साथ ही कई गिरजाघर भी यहाँ है जो भव्य और वास्तुकला में समृद्ध हैं, जैसे द सेक्रेड हार्ट बेसिलिका, इमैक्युलेट इंसेप्शन कैथेड्रल जो कि सफेद और सुनहरे रंगों से अपनी सुंदरता बढ़ाता है। और इसके साथ ही आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च भी पुदुचेरी के प्राचीन चर्चों में से एक है। क्योंकि पुदुचेरी समुद्र के किनारे बसा है, इसलिए यहाँ कई खूबसूरत समुद्र तट भी है, जैसे कि पौंडी मरीना बीच, जहाँ कम भीड़ होती है और आप आराम से बैठकर नज़ारे देख सकते हैं। और पैराडाइज बीच भी एक शांत जगह है, ये शहर के बाहर स्थित है। प्रोमेनेड बीच फ्रांसीसी वॉर मेमोरियल के पास स्थित है। यहाँ कई खूबसूरत प्रतिमाओं को देखा जा सकता है और खास तौर से महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होती है यहाँ पर, जिसके चारों कोनों पर खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभ हैं। और वैसे भी ये जो बीच होते हैं ना, ये वाकई में जब इसके किनारे पर जाकर के हम बैठ जाते हैं और सूरज को डूबते हुए देखते हैं, वो जो नजारा होता है ना, वो इतना मन को शांति देने वाला, सुकून देने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत शांति की जरूरत है या चाहिए या अच्छी लगती है, तो वहां जाकर, बहुत सारे बीच है यहाँ, तो किसी भी बीच पर जाकर आप इसका आनंद ले सकते हैं। और ऐसे एक बीच है रॉक बीच, जो भी एक शांत जगह है। यहाँ लेकिन तैरना मना है क्योंकि गहराई पानी की बहुत ज्यादा है, तो चट्टानों पे बैठकर आप नजारे देख सकते हैं। पुदुचेरी के समुद्र तटों पे वैसे आप घोड़े और ऊंट की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। कई वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, बोट राइडिंग, इसका आनंद भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पुदुचेरी के केंद्र में एक प्रायोगिक टाउनशिप बसी है ऑरोविल, उसका नजारा भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, पर फिर भी ये एक पास है और बहुत अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वहां पर है ना लाल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो जब आप वहां घूमते हैं ना तो कपड़ों पर वो लाल मिट्टी लग जाती है और उसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कपड़े भी आप उस हिसाब से ले जाइए कि थोड़े डार्क कलर के कपड़े हों, ताकि है ना वो मिट्टी का असर थोड़ा कम दिखे। ऑरोविल एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह माना जाता है। इसकी सुंदरता इससे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ पर स्थित मात्र मंदिर अपनी आधुनिक वास्तुकला से लोगों का मन मोहता है। लोग यहाँ ध्यान करने के लिए भी आते हैं, जिसके लिए पहले से बुकिंग करना आवश्यक है, किंतु आप इसे बाहर से देख सकते हैं। ऑरोविल बीच यहाँ करीब है और आपको अपनी खूबसूरती का कायल बना लेगा। तो अगर आपको शांतिपूर्ण ढंग से टहलना है, कुछ दिन बिताने हैं, तो आपके लिए पुदुचेरी एक अच्छी जगह हो सकती है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल हम एक गीत का आनंद लेते हैं और उसके बाद हमारे श्रोताओं ने जो बातें लिखी उस पर भी हम थोड़ा गौर करेंगे। बिल्कुल। मस्ताना मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो
तो पौंडीचेरी की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए ध्यान रखें कि इस तरह से एक दूसरे के साथ न भिड़ जाए। हाँ। हमारे साथी ने लिखा है कि पुदुचेरी, पहले पौंडीचेरी, भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पुदुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 4 पृथक जिलों का समावेश था। पुदुचेरी का नाम पौंडीचेरी इसके सबसे बड़े जिले पुदुचेरी के नाम पर पड़ा है। सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया, जिसका कि स्थानीय तमिल में अर्थ है नया गांव। भारत का ये क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा है और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने के लिए मिल जाती है। पुराने समय में ये फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। कुछ इसी तरह से हाँ, एक श्रोता ने अभी तुमने जो बात कही वही बात लिखी कि पुदुचेरी मतलब नया गांव तमिल भाषा के अनुसार ये है और बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ एक क्षेत्र है। ये इतनी सी बात इन्होंने लिखी है। तो वही धन्यवाद देते हैं इन सभी साथियों को कि इन्होंने ये जो जानकारी हमें लिख करके भेजी है। और अब कुछ जानकारी हम अपनी तरफ से भी देना चाहते हैं शादी के पहनावे के बारे में। लेकिन शादी के पहनावे के बारे में हमारे श्रोता जो है उनकी राय क्या है? हाँ, पहले वो जान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कैसा हो शादी में पहनावा, विषय पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, वो क्या पहनना पसंद करते हैं। पर जहां तक मेरी राय है तो ये है कि शादी में कम से कम महिलाओं को अपने पारंपरिक परिधान वर्क की हैवी साड़ियां या लहंगा बेस पहने तो बहुत अच्छा लगते हैं। ये हमारी संस्कृति के प्रतीक होने के साथ साथ शालीन भी लगते हैं। लेकिन आजकल की शादियों में महिलाओं द्वारा आधुनिक परिधान पहनने का चलन ज्यादा हो गया। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लहंगा और भारी साड़ियां पहनना ही प्रेफर करती हैं महिलाएं अक्सर शादी का मौसम आता है तो। बिल्कुल, जहां तक आधुनिकता की बात है तो समय के अनुसार पहनावे में भी बदलाव आता है। लेकिन बात यह है कि ऐसा पहनावा हो जो आपके ऊपर अच्छा लगता हो, सुंदर लगता हो, अनुकूल हो आपके शरीर के, तो वो चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन पहनावा ऐसा होना चाहिए कि जो आपके ऊपर सुंदर लगे। एक श्रोता हमारे लिख रहे हैं कि आजकल की शादियों में पहनावा बाप रे बाप, भरी सर्दियों में भी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, और हमारी माता बहनें इस तरह से विवाह में उपस्थित होती है जैसे गर्मियों में लू चल रही हो। ना कोई स्वेटर पहनती है, ना कोई शॉल, ना जैकेट। पता नहीं माता बहनों को भगवान ने किस मिट्टी का बनाया है, इनको सर्दी में भी सर्दी नहीं लगती। इसके विपरीत पुरुषों को जो दे दो, जैसा दे दो वैसा ही पहनकर शादियों में निकल जाते हैं। छोटे और प्रतिकूल मौसम से संबंध रखते हैं। वस्त्र का चलन आजकल अपने चरम पर है। भूले भटके कभी शादी अटेंड करने चले जाओ तो ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब किसी अलग जगह पर आ गए हैं। हाँ, तो ये बात तो है कि जब पहनावे की बात आती है तो महिलाएं उससे ज्यादा कंसर्न होती है ना। पुरुष इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, जैसा है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना नेहा कि महिला इस बात के प्रति बहुत सजग होती है कि ये जो ड्रेस है, ये जो साड़ी है, ये मैंने उस शादी में पहन ली थी, अब मैं किसी दूसरी शादी में इसको नहीं पहनूंगी। जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो एक ही पहनावे को बार बार पहन लेते हैं, लेकिन उन्हें उतना उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चीज पुरुषों को भी महिलाओं से सीखनी चाहिए कि वो भी अपने लुक पर ध्यान दें, और इसी तरह से महिलाओं को भी पुरुषों से ये सीखना चाहिए कि एक ही पहनावा को अलग अलग तरीके से ढालकर वो पहन सकते हैं, जिसके बारे में हम आज बताने भी वाले हैं। और एक चीज बात ये है कि ठंडी गर्मी कुछ देखती नहीं है, तो कई बार हम ये भी कह सकते हैं, देखिए हम महिलाओं का पक्ष लेते हुए कहना चाहेंगे कि महिलाएं घर के काम के वक्त भी ठंडी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखती हैं। हाँ, तो इसी तरह से उनकी सहन शक्ति काफी ज्यादा होती है। तो वो अच्छी दिखना चाहती हैं और इस सहन शक्ति का परिचय देते हुए वो इस तरह से 3 डिग्री में भी वो इस तरह से खुद को कैरी करके जा सकती है। देखो, सर्दी के दिनों में भी वो बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, घर में पोछा लगाना है, तो सब ये सब पानी से होने वाले काम है, तो वो करती है। गर्मी के दिनों में भोजन बनाना कितना कठिन कार्य है। इतनी 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, लेकिन फिर भी वो सबके लिए भोजन बनाती है, नाश्ता बनाती है, चाय बनाती है, तो उन चीजों को भी तो वो सहन करती है ना। तो इतना अधिकार तो उनका बनता है कि जब
ऐसा कोई ये मौका हो तो अपने आप को पूरी तरह से सजा संवार करके वो जाए। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि शादी विवाह में सभी को सजना संवरना अच्छा लगता है, पर मौसम और जगह के अनुसार ड्रेस का चुनाव करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिसके पहनने से आपको अच्छी सुखद अनुभूति हो वही कपड़ा आपको पहनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कैसा हो शादी में पहनावा। भाई पहनावा और शादी अवश्य कुछ विशेष है, किंतु पहनावा तो हमेशा सुलभ, शालीन और आरामदायक होना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व झलके। हमारे पहनावे ही समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे पहनावे लोगों के लिए अनुकरणीय हो, न कि हास्यास्पद। फिर शादी के अवसर पर वो कीमती अवश्य हो सकते हैं, लेकिन कीमतों की आड़ में अपने जीवन मूल्यों को खोने वाले तो अवश्य ही नहीं होने चाहिए, जैसा कि आजकल अक्सर देखा जाता है। तो ये बात इनकी कहनी कि शालीन हो ये सही है, आरामदायक होना तो बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं से हमें चुभ रहा है या तकलीफ दे रहा है और हम जबरदस्ती उसे पहनकर रह रहे हैं। तो क्योंकि फिर वो जो एक आनंद होता है शादी ब्याह का, जो आनंद होता है, इतने लोगों से हम मिलते हैं, बहुत सारी रस्मों का आनंद उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है पीछे, क्योंकि हम अपने कपड़े को संभालने में ही लगे रहते हैं। हमारा ध्यान अपने कपड़ों की तरफ, अगर कोई चुभ रहा हो तो हमारा बार बार ध्यान उस तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरामदायक कपड़े आप जरूर पहने। और इसके अलावा देखो, अब घड़ी की तरफ तुमने देखा ना समय क्या हो रहा है, तो एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो मंजू जी, इतनी सारी बातें हो गई कपड़ों के बारे में, लेकिन हमारे भी कुछ टिप्स हैं। अच्छा, ये टिप्स हम देंगे खाने के बाद। अच्छा। अरे अरे अरे, बारात में लोग कम क्यों आए हैं? तो क्या हुआ? अरे तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? दूल्हा राजा तो आया है ना, माना के बारात में लोग, बारात में लोग कम आए हैं, बारात में लोग कम आए हैं, मगर हम ना कर साथ हम आए हैं। हाँ, हम आए हैं। निकले थे घर से, हाँ, निकले थे घर से जब सब बराती, पीछे थे घोड़े आगे थे हाथी, रास्ते में रह गए लेकिन वो साथी, सब नाचते छम छम आए हैं, मगर हम ना कर साथ हम आए हैं। हाँ, हम आए हैं। अरे चाचा, बोल बेटे, ये तो शहनाई की आवाज है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों ही शादी कर लेते हैं। नहीं, मेरा क्या होगा? तो तू ही फंस। दूल्हा छुपा है चेहरे के पीछे, चेहरा छुपा है चेहरे के पीछे, बस बाकी साथ में फेरे के पीछे, घर छोड़ कर हम शर्म आए हैं, मगर हम ना कर साथ हम आए हैं। हाँ, हम आए हैं। आहा हा, किटी तम टी टी तम किटी किटी तम टी किटी तम टी टी किटी 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 तम टी किटी तम टी किटी किटी किटी।
हमारे साथियों ने बहुत मजेदार कमेंट्स भेजे हैं। हाँ, एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मैं तो एक ही सूट में 10, 12, 15 शादियां निपटा लेता हूँ। बिल्कुल, उनकी किफायती जो इनकी आदत है, इसको हम सलाम करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरुषों के मुकाबले खासकर शादी समारोह में महिलाओं को का पहनावा में एक दूसरे की देखा देखी का ज्यादा असर दिखाई देता है, जबकि बेचारा पुरुष जो भी हो चला लेता है। तो हम कह रहे हैं कि उनको जल्दी पहुंचना होता है, बातें करनी होती है, शायद उनकी, वो कहते हैं सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं। तो इस तरह से उनकी प्राथमिकता शायद अलग है, इस वजह से उन्हें एक ही कोट में 10-12 शादियां निपटाने में कोई, और एक ही रंग के भी तो होते हैं ना, सब पता क्या चलता है। हाँ, तो अब देखिए कैसा पहनावा होना चाहिए, इस बारे में हम अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि इन दिनों शादी का मौसम है और हम चाहते हैं कि हमारा पहनावा सबसे अलग हो, यानी लोग ये चाहते हैं कि मैं सबसे अलग दिखूं, या पुरुष भी चाहते हैं कि भाई मैं एकदम अलग दिखूं उसमें। अगर घर की शादी हो तो हम और भी ज्यादा सजग हो जाते हैं इस मामले में, है ना। और कई बार सबसे अलग दिखने के चक्कर में हम कुछ अजीब कर बैठते हैं और ऐसे अलग नजर आते हैं जैसे आना नहीं चाहते। ज्यादा ही नहीं, होता भी क्या है ना कि हम बहुत कुछ सजना चाहते हैं और उसके लिए हम पार्लर भी जाते हैं और सोचते हैं, वहां जाकर हम यही कहते हैं कि नहीं हमको इस तरह का मेकअप चाहिए, इस तरह हमारी जो हेयर स्टाइल है वो भी एकदम अलग होनी चाहिए। तो वो कभी कभी इतना ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और हमारा जो ओरिजिनल लुक है, जो वास्तविकता है हमारी, वो बिल्कुल छुप जाती है, हम उससे एकदम अलग दिखने लगते हैं। तो देखने वाले सोचते हैं अरे ये वही व्यक्ति या कोई और है। तो इतना अलग भी हमें नहीं हो जाना चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा मेकअप हो जाता है क्योंकि हम आमतौर पर नहीं करते हैं, तो वो भी एक अलग तरीके से नजर आता है। और अगर हम कपड़ों की बात करें तो मौसम और शरीर की बनावट के आधार पर हमें कपड़े चुनने चाहिए। जैसे कि गर्मियों में शादी है तो बहुत गर्म वाला फैब्रिक हम ना चुन लें, क्योंकि पसीने पसीने ही फिर रहेंगे, कपड़े भी बर्बाद होते हैं और हम भी परेशान रहते हैं पूरे वक्त। तो ऐसा ना करें। और ठंड है तो ऐसा ना हो कि ठंड में हमने एकदम ऐसे कपड़े चुन लिए जो हम गर्मियों में पहन सकते हैं। तो फिर हमें ठंड लगती रहेगी, भले ही हम, जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि हम चला लेंगे, लेकिन ठंड अंदर अंदर लगती रहेगी, तो उतना आनंद आप नहीं ले पाएंगे, आप हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी भी है कि एक शादी थी जो गर्मी में थी, जैसे मई जून में जो शादियां होती है उसमें गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती है ना। और जब आप शादी के वो कपड़े पहनते तो दूल्हे ने भी वो शेरवानी पहनी हुई थी, ऊपर से नीचे तक थी, और जब वरमाला का समय आया तो दूल्हा जो है चक्कर खा के गिर गया। तो सबको लगा कि भाई इससे कहीं कोई कुछ समस्या तो नहीं है। तो वो सब गर्मी की वजह से होता है कि इतनी गर्मी में पानी की कमी हो जाती है और फिर इतने लोगों के बीच और इस तरह के कपड़े। तो इन बातों का हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और आपके शरीर की बनावट के अनुसार आप किस तरह के कपड़े फबते हैं आपके ऊपर, उन्हें देखकर उसी में कुछ नई स्टाइल करके आप कपड़े पहन सकते हैं। बिल्कुल, रोजाना जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं आपको पता है आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें कुछ नई स्टाइलिंग कर सकते हैं। कुछ एकदम ही अलग स्टाइल आप करने जाते हैं तो या तो उन्हें पहले से आप थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि इन दिनों आप बाहर जा सकते हैं, मॉल में भी जा सकते हैं, वहां आप पहनकर देख सकते हैं, या अपने आसपास के किसी व्यक्ति का आप एक बार के लिए ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके ऊपर कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद आप उन पर पैसे खर्च कीजिए, या उस तरह की चीज एक खास कार्यक्रम के लिए आप बनाइए। तो वो आपको पता चल जाएगा। और अलग अलग तरह के दुपट्टे होते हैं हमारे पास, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पुराना जो लहंगा है, दरअसल लहंगा कभी पुराना नहीं होता, उसका बस आपको नए नए तरीके से उसे फिर से एक नया रंग, नया तरीके से प्रस्तुत करना पड़ता है। वो मिक्स एंड मैच का आजकल बहुत प्रचलन है कि जैसे आपके पास 3 सेट हैं, तो उसमें से एक का आपने लहंगा ले लिया, दूसरे का आपने जो है चोली जो है वो उसकी दूसरे की ले ली, और दुपट्टा किसी तीसरे का ले लिया, और तीनों का रंग अगर मैच हो रहा है तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप उसको नए नए तरीके से पहन सकते हैं। तो वो जो 3 ड्रेस है वो लगभग 6 से 9 ड्रेस बन जाती है आपकी, अगर आपने उसको ठीक तरीके से सजा करके पहना तो ये भी इससे क्या हो, पैसों की भी बचत होगी। नहीं तो आप इतने सारे कपड़े अगर खरीदेंगे तो घर में रखने की जगह भी नहीं रहेगी और इतना पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। और लहंगे को आप गाउन में बदल सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ब्लाउज या टॉप को साथ पहनकर, जैसा भी मैंने कहा वैसा आप कर सकते हैं ना। और अगर साड़ी पहनना हो तो भी उसके कई नए नए तरीके हैं। एक ही तरह से आप साड़ी नहीं पहनना चाहते तो नए नए तरीके हैं। एक तो अगर आपने पल्लू का स्टाइल अलग कर लिया तो भी पूरा लुक चेंज हो जाता है। उसके अलावा 2 साड़ियों को मिलाकर पहनने का नया स्टाइल भी आजकल आया है, जिसमें आप उस साड़ी को ही प्लीट्स दे देकर लहंगे के तरीके से पहन लेते हैं, स्कर्ट की जैसा, और उसके बाद दूसरी साड़ी को प्लीट्स देकर सामने लगाकर आप एक चुन्नी की जैसा उसको लेते हैं, पर वो ज्यादा घेरदार हो जाता है। तो इसमें भी एक अलग लुक आ जाता है। और 2 अलग अलग तरह की साड़ियां जो कि आपस में
मैच करती हूँ, वो अगर आप इस तरह से पहनते तो आपको नया कुछ सिलाना नहीं पड़ेगा और बाद में भी आपके इस्तेमाल होता रहेगा। हाँ, और आजकल मैंने ये भी देखा है नेहा कि जो महिलाएं ना साड़ी पहनना थोड़ा कम पसंद करती है, क्योंकि साड़ी पहनने के लिए क्या आपको एक व्यवस्थित तरीके से पहनना आना चाहिए। हाँ। वहीं अगर आप गाउन या सलवार कुर्ता या इस तरह की चीजें पहनती तो उसको संभालना थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए वो क्या करती है, जो उनकी पुरानी साड़ियां हैं ना, उनसे थोड़े अच्छी स्टाइलिश कुछ गाउन वो बनवा लेती है। हाँ। और उसे भी पहना जा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने का। तो वो भी, इससे पैसों की भी बचत होगी आपकी, और पुरानी जो साड़ियां हैं वो भी आपके काम में आ जाएगी। और बड़े व्यक्तियों का गाउन जिनसे बन जाता है, फिर उनमें बच्चों के कपड़े भी निकल जाते हैं। तो आमतौर पे ये भी चलन में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के कपड़े माँ ने पहने उस तरह के वो अपने बच्चों को उसी से संबंधित कपड़े जब पहनाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। एक ट्यूनिंग जमती है आपस में, तो बड़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मतलब उसी कलर और उसी डिजाइन के जो कपड़े हैं वो बच्चों को पहना देते, पता चल जाता है कि ये माँ है और ये इनके बच्चे हैं। तो इससे एक फायदा और भी तो होता है कि शादी ब्याह में इतने लोग तक घूम नहीं सकते बच्चे। अच्छा, बात पुरुषों की करें तो आमतौर पर कोट, पैंट, शेरवानी और कुर्ते में ही वो दिखाई देते हैं। तो आप चाहें तो अपने कुर्ते के साथ धोतीनुमा पैंट पहन सकते हैं, वो भी आजकल प्रचलन में है। और काले और सफेद रंगों के अलावा दूसरे रंगों का भी चुनाव कर सकते हैं। आमतौर पे काले, सफेद और नीले रंग का ही चुनाव किया जाता है। उसके अलावा दूसरे रंगों का भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो इससे आपका जो आप कह रहे हैं कि एक ही तरह के कुछ भी पहन के चले जाते हैं तो कुछ भी पहन के ना जाए, इस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं अपने। नहीं नेहा, आजकल तो मैंने देखा है ना शादी ब्याह में पुरुष भी बहुत सारे रंगों का, जैसे कि पिंक कलर का बहुत प्रचलन में अभी, और पीले रंग का भी बहुत प्रचलन है। इस तरह से ना बहुत दूसरे जो रंग है जिन्हें अभी तक ऐसा समझा जाता है कि ये रंग महिलाओं पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल पुरुष भी उन रंगों के, और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि जो दूल्हा और दुल्हन है दोनों एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। अगर दुल्हन ने अगर पिंक कलर की साड़ी या लहंगा और चोली पहना हुआ है तो उसी पिंक कलर का ही वो जो है शेरवानी या कुर्ता और पजामा बनवाते हैं, और वो सचमुच दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसके अलावा जो फोटो आते हैं एक ही कलर के कपड़ों में, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और इसी तरह से आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ भी, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो पत्नी और बच्चों के साथ भी इसी तरह से एक ही रंग के कपड़ों को पहन सकते हैं, तो बहुत सुंदर एक लगता है। फैमिली फोटो बहुत अच्छी आ जाती है। चलिए अब हम एक नेहा गाना सुन लें, नहीं तो लगेगा कि हम एक ही रंग की बात किए जा रहे हैं। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना।
अब हम तो हुए पराए गोरी, फिर तेरे संग जाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मस्ती भरे सावन के झूले, तुझको पसंद है जो तू भूले। मस्ती भरे सावन के झूले, तुझको पसंद है जो तू भूले, तुझको पसंद है जो तू भूले। अब की जब वापस आए गोरी, गोद भरी ले आए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। नेहा, अभी हम जो पहनावे की बात कर रहे थे ना, जी। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी है कि आपने जो कहा कि मिक्स एंड मैच और पुरानी साड़ियों का नया उपयोग और ये बातें जो अभी आपने कही ना, तो काश ये बातें आपकी ना मेरी पत्नी ने अगर सुनी होती तो बहुत अच्छा होता, मेरे 2 लाख रुपए बच जाते। तो कोई बात नहीं, आगे आपके जरूर पैसे बच जाएंगे क्योंकि आप ये बात उन्हें बता सकते हैं। हाँ। और आप भी उनकी मदद कीजिए ना, आप उनसे कहिएगा कि चलो तुम्हारे जितने जो ड्रेसेस है ना, चलिए लाओ आज मैं बताता हूँ तुमको कि इसके साथ तुम ये पहनोगी तो बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ ये चुन्नी डालोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर प्यार से कहेंगे तो वो आपकी बात को जरूर बिल्कुल। सुनेंगे ना। चलो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, पुराने दौर में अपने चले जाते हैं, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जी। इनकी सवारी आपने कभी न कभी तो की होगी। तो आपके क्या अनुभव रहे हैं इस बारे में, कैसा लगा आपको, और आज भी क्या आप उन बातों को याद करते हैं? इस बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिख करके भेजी है। तो एक साथी लिख रहे हैं कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी का सफर कभी किया नहीं, लेकिन ऐसा करते लोगों को देखा अवश्य ही है। कलकत्ता, देहात और राजस्थान में क्या सर्वत्र पहले इन्हीं का बोलबाला था। फिर पिछले साल जैसलमेर की यात्रा के दौरान ऊंट और ऊंट गाड़ी पर भी बैठने का अवसर मिला है। ये यात्राएं अब एक यादगार के साथ पास में रहते हुए तस्वीरों में भी कैद है। अपनी पुरानी संस्कृति अब ऐसे ही संजोई जा रही है। और हमारे साथी कहते हैं कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी का सफर, ये आगे वो कह रहे हैं कि बचपन में हमने कभी न कभी जीवन में एक बार तो बैलगाड़ी और तांगे की सवारी की है। बैलगाड़ी का चलन शहर में तो कम ही था। हमारे बचपन में गांवों में ज्यादातर बैलगाड़ी ही उपयोग की जाती थी क्योंकि रोड तो कच्चे होते थे। ऐसे में बैलगाड़ी ही सबसे सुगम था। शहर में कभी कभी बैलगाड़ी के दर्शन हो ही जाते हैं जो कि अधिकतर माल ढोने के काम आती है। हाँ, और नेहा बचपन में सचमुच हमने भी ये बैलगाड़ियां जो है वो बहुत देखी है और यहाँ तक कि हमने उसका सफर भी किया है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकती हूँ, छोटी थी मैं उस समय, लेकिन एक बार थोड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी बैलगाड़ी की वजह से। लेकिन जो ऊंची नीची जो होती है ना वो, उसकी वजह से जब आप यात्रा खत्म करते हैं ना तो आपके बदन में इतना दर्द होने लग जाता है कि बस पूछिए मत, क्योंकि वो जो झटके जो लगते हैं ना, क्योंकि रोड पर जब वो चलती, थोड़ा सा भी कहीं पर ऊंचा नीचा गड्ढा है या कुछ ऊंचा स्थान है तो चूंकि उसमें शॉक एब्जॉर्बर जैसी कोई जैसे गाड़ियों में होता है, उसमें तो नहीं होता है। तो वो जिस तरह से वो चलती है तो वो अपने शरीर को थोड़ी सी वो तकलीफ देती है। तो इसके लिए वो जब पुराने समय में हमने सफर किया था, वो आज भी वो सफर मुझे क्योंकि उस पर बैठ करके मैं एक बारात में गई थी तो वो मुझे आज भी याद आता है।
हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन तीनों में बैठने का आनंद हमने खूब उठाया है। ऊंट गाड़ी जिसे राजस्थान में लड्ढा कहा जाता है, बचपन में ननिहाल जाने पर बहुत बैठे हैं और इसमें जो बैठा होगा उसे पता होगा कि इसमें बैठने में कितना मजा आता है। बार बार फिसलते हैं क्योंकि ऊंट की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और धीरे धीरे चलती है। बैलगाड़ी में भी बचपन में बहुत बैठे हैं। घोड़ा गाड़ी, तांगा नहीं, जिसे रेहड़ी कहा जाता है, ससुराल में देखी थी जब कृषि भूमि थी, तब इसमें सब्जियां फल फूल लेकर वो हाली मजदूर इसमें बैठकर मंडी ले जाते थे। हम भी कभी कभी शौक में बैठते थे। हाँ, ऊंट पर बैठने का तो यही अनुभव मेरा भी रहा है कि जब वो ऊंट खड़ा होता है ना, वो हमें ऐसा लगता है बस अब हम गिर जाएंगे, और जब वो वापस घूम के जब वापस उसे बिठाया जाता है ना, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो वो जिस तरीके से टेढ़ा होता है ना, हमें लगता है कि बस अब तो गए। एक साथी लिखते हैं कि बचपन में हम हमारी माँ के साथ नानी के घर जाते थे, तब हम तांगे में बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे, बस में बैठना, नाव में बैठना, फिर बैलगाड़ी में बैठकर नानी के घर पहुंचते थे। इतने वाहनों की सवारी करनी पड़ती थी। पहुंचने के बाद कितना सुकून लगता होगा ना। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां आपने बताई हैं वो नहीं चलती है, बचपन में भी और आज भी इस सब के इनसे जुड़ी कोई भी याद हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास टांगों वाली गाड़ी है जिसको मैंने बहुत चलाई है, और ये वजह है कि मैं बहुत अच्छी एथलीट थी और यही वजह है कि आज भी पैदल खूब चल लेती हूँ। ये तो कहते हैं हम 11 नंबर की बस कहते थे। हाँ, यानी जब आप पैदल चलते तो हम कहते हैं 11 नंबर की गाड़ी चली। एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि विषय वो दिन याद करो और बस याद आ गया बचपन में बैलगाड़ी की सवारी करना। बचपन में जब हम छुट्टियों में गांव जाया करते थे तो उसी समय नैरो गेज लाइन की ट्रेन चलती थी जो गांव से कुछ दूरी से होकर गुजरती थी। वही स्टेशन पर हम उतर जाते थे। 1 महीना पहले से ही चिट्ठी द्वारा खबर कर दी जाती थी। गांव में काका जन के साथ बैलगाड़ी और साथ में कलेवा, हम सभी के लिए नाश्ता, घी की बनी हुई पूरी और सीजनल सब्जी, नहीं तो सिर्फ मीठी रोटी और अचार, कभी कभी दही चूड़ा भी होता था। ये जो खाने पीने की चीजें, इन सबको मिलाकर कलेवा कहा जाता है ना। तो वो लेकर आते थे और बैलगाड़ी में पुआल बिछी रहती थी, उसी पर एक चादर पड़ा रहता था और हम सभी वहीं बैलगाड़ी में या नीचे बैठकर खाते थे। तब प्लेट कटोरी में नहीं, आसपास रोड से गुजरते हुए केले के पत्ते पर और राह में मिलने वाले कुएं या चापाकाल का ठंडा पानी पी लेते थे। कच्ची सड़क, हिचकोले खाती बैलगाड़ी, बैलों की बजती टुन-टुन घंटी, गाड़ीवान चाचा का उनसे बात करते हुए हमें घर तक पहुंचती थी। एक तो कोयल वाली ट्रेन, ऊपर से धूल उड़ाती बैलगाड़ी। जब हम घर पहुंचते थे तो धूल और गंदगी से सने हुए। माँ के लिए समस्या होती थी क्योंकि उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था, पर हमारे लिए तो पिकनिक हो जाती थी। कभी कभी रास्ते में साइकिल पर एक पैसा वाला आइसक्रीम, जिसे हम मलाई बर्फ कहते थे, खाते थे। घर पहुंचने हम थक के चूर हो जाते थे, पर वह खेतों के किनारे किनारे कच्ची सड़कों पर चलना और सब दृश्य इतना सुंदर रहता था कि हम सब तकलीफें अपनी भूल जाते थे। भाई, तो नानी के घर जाने का अनुभव ऐसा ही होता है। बड़ी अच्छी याद है। इस याद के साथ क्यों ना एक गाना सुन ले। करती छम छम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए जिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से
ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। तो धीरे धीरे गाड़ी हाँकते हाँकते इस तरह से चले जा सकते हैं। हाँ, हमारे प्रोग्राम की गाड़ी भी तेजी से चले जा रही है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि जब तक छोटे थे घोड़ा गाड़ी का लुत्फ उठाया और अब नहीं है, और जब शादी हो गई तो खेत पर बैलगाड़ी से जाकर पार्टी की, क्या मजा आता था। बैलगाड़ी में बढ़िया गद्दी पर 4-5 लोग बैठते और हिचकोले खाते हंसते हुए ठिकाने पर पहुंच जाते, दाल बाटी चूरमा खाकर वापस आते तो सब हजम पर आनंद आ जाता था। वो भी क्या दिन थे, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। और हमारे एक साथी कह रहे टमटम इक्का बग्घी पर तो बहुत बार चढ़ी, पर हाल फिलहाल में अभी पंचगनी में भी घोड़ा गाड़ी की सवारी का आनंद लिया। तो हाँ। हाल की यादें ही ताजा हो गई। और एक साथी की ये बात है कि मुझे 2 बार बैलगाड़ी पर बैठने का मौका मिला था। एक बार मैं बहुत छोटी थी, मेरे बाबा का गांव मलिहाबाद है, वहां किसी ने दावत पर बुलाया था, वहां सभी बड़े जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, खुली बैलगाड़ी से जाना हुआ। उस समय कोई सड़कें भी नहीं बनी थी, गर्मी के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई। गाँव की ऊबड़ खाबड़ रस्तों पर बैलगाड़ी भी उछल रही थी। बाद में उन लोगों ने एक बड़ी टोकरी में भर आम हम लोगों के साथ भेजे थे। दूसरी बार मेरी बुआ के लड़के का मुंडन था, वहां भी गर्मी में ही जाना हुआ। वही उबड़ खाबड़ रास्ते, खेती के बीच से निकलना, चारों तरफ हरियाली, दूर दूर तक पगडंडी, बहुत रोमांचक थी वो बैलगाड़ी की यात्रा। और हमारे एक और साथी ने अपने अनुभव साझा किए। बैलगाड़ी का सफर बचपन से बहुत किया है। मेरे ननिहाल मेरे शहर से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। आज भी ननिहाल में मेरी कृषि भूमि है, लेकिन अब बैलगाड़ी नहीं है। उस समय बाइक ट्रैक्टर का जमाना तो था नहीं, तो कृषि कार्य और आने जाने के लिए बैलगाड़ी पर ही निर्भर हुआ करते थे। कृषि से जो पैदावार होती थी उसे बाजार और घर तक लाने के लिए बैलगाड़ी थी। एक बार बचपन में अनाज से भरी गाड़ी के साथ मैं भी था। जो गाड़ीवान थे वो आगे आगे चल रहे थे। शौकवश मैं गाड़ी हाँक रहा था। बैलों को जो रस्सी बंधी होती है, गलती से मैंने एक तरफ की ज्यादा खींच दी तो उसी तरफ का बैल सड़क से नीचे उतरने लगा। दूसरे साइड वाले बैल ने अपनी पूरी कोशिश की गाड़ी को बचाने की, लेकिन पूरी गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर खेत में चली गई। शुक्र ये रहा कि पलटी नहीं खाई। गाड़ीवान और दोनों बैलों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को खेत से निकालकर ऊपर ला पाया था। अब जब भी बैलगाड़ी दिखती है तो वो घटना याद आ जाती है। तो सभी की अपनी यादें हैं इन चीजों से जुड़ी हुई। और अब हमने जब घड़ी की तरफ देखा तो हमारी गाड़ी भी आगे निकल चुकी है और अब इजाजत लेने का वक्त है। तो आप सभी को हम कहते हैं नमस्कार। सखी सहेली